वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आज ये हमारा 5th वीडियो होगा। इससे पहले हमने 4 वीडियोस और अपलोड करी थी। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने समझा था बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमने समझा था। फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सेकेंड वीडियो में हमने समझा था हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक ट्रांजैक्शन के जो है वो लायबिलिटी है या फिर इक्विटी है, और फिर हमने फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हमने समझा था कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। थर्ड वीडियो जो हमने अपलोड करी थी उसमें हमने बात करी थी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और उस वीडियो में हमने 2 तरह के डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करी थी। एक था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ वीडियो में हमने फिर से डेरिवेटिव्स की बात करी थी और उसमें 2 और टाइप्स के डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करी थी। एक था ऑप्शंस, जिसमें हमने बात करी थी कॉल ऑप्शंस की और पुट ऑप्शंस की, और दूसरा था हमारा स्वैप्स, जिसमें हमने बात करी थी इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप। ये हमारी 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है? कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लायबिलिटी पोर्शन भी होता है और इक्विटी पोर्शन भी होता है। तो एक बारी डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट इज अ इशूड सिंगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट कंटेन्स बोथ लायबिलिटी एंड इक्विटी। एग्जांपल कन्वर्टेबल लोन। हम एग्जांपल को और डिटेल में भी समझेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर स्प्लिट अकाउंटेड, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लायबिलिटी कंपोनेंट क्या है उसके अंदर, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे इक्विटी कंपोनेंट कितना है, और उसकी अकाउंटिंग अलग अलग सेपरेटली की जाएगी। तो आइए सब्सिक्वेंट स्लाइड में समझते हैं ये कैसे होता है। सो गाइस, वही है, इसको ग्राफिक्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है। एक उसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी, एक उसमें इक्विटी कंपोनेंट होगा जिसमें हम बोलेंगे इक्विटी। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो करी थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिक्स, उसमें हमने समझा था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। तो आप वो वीडियोस को अगर देखोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। स्प्लिट अकाउंटिंग होगी। स्प्लिट अकाउंटिंग कैसे होगी कि हम इसमें 4 तरीके के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि एक जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करा है उसमें कंपोनेंट्स कितने हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, उसमें लायबिलिटी कंपोनेंट भी होगा और उसमें इक्विटी कंपोनेंट भी होगा। सेकंड क्या होता है, क्योंकि हमें इसकी अकाउंटिंग भी करनी होती है तो कुछ वैल्यू भी होगी फाइनेंशियल लायबिलिटी की और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की भी। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप तो था हमने आइडेंटिफाई कर लिए कंपोनेंट्स। सेकंड स्टेप में हम उसकी फेयर वैल्यू देखते हैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमने इशू किया है उसका। लेट्स से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 100 रुपए की फेयर वैल्यू है, तो एज अ होल उसकी वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू 100 रुपए की। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लायबिलिटी कंपोनेंट जो आइडेंटिफाई किया था उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट्स से पूरे की वैल्यू थी 100 रुपए और लायबिलिटी की वैल्यू है 80 रुपीज। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो हम इक्विटी कंपोनेंट बचा है उसकी वैल्यू कैसे अराइव करेंगे। 100 टोटल वैल्यू थी, इक्विटी की लायबिलिटी की वैल्यू 80 थी, तो जो रेसिडुअल मेरा इंटरेस्ट बच जाएगा 20 रुपीज का, वो मेरा इक्विटी कंपोनेंट बन जाता है। एक बार इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो गाइस, इसमें एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इसको हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे, डिटेल्ड एग्जांपल के थ्रू। इसमें क्या होगा कि कन्वर्टेबल बॉन्ड है, मैंने एक बॉन्ड इशू करा है। बॉन्ड इशू करते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी होती है और प्रिंसिपल की लायबिलिटी भी होती है। तो अगर तो सोलली मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, वो पोर्शन तो मेरा बन जाएगा लायबिलिटी कंपोनेंट। और जो इसमें मैंने एक ऑप्शन दिया है कन्वर्ट करने का बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वो जो कन्वर्जन ऑप्शन है वो होल्डर के लिए क्या बन जाएगा, इक्विटी कंपोनेंट। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स है विद डिस्क्रिशनरी डिविडेंड्स,
तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें उसको कभी रिडीम भी करना होगा। जब वो रिडीम होगा तो उसकी जो प्रिंसिपल लायबिलिटी है वो मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट बनेगा, और ये जो डिस्क्रिशनरी डिविडेंड है ये मेरा इक्विटी कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो गाइस ये केस स्टडी है, इसमें कंपनी है, एक कंपनी इशू कर रही है 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक तरह का कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी, वो मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट था, और जो कन्वर्जन ऑप्शन था वो मेरा इक्विटी कंपोनेंट था। तो इसमें कंपनी इशू कर रही है 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जिस बॉन्ड का जो टर्म होगा वो होगा 3 इयर्स का, एंड आर इशूड एट पार विद द फेस वैल्यू ऑफ 1000 पर बॉन्ड। एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज का एक बॉन्ड है, 2000 बॉन्ड्स इशू करे हैं, तो मेरा टोटल प्रोसीड्स, टोटल जो मेरा वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट का वो है 20 लाख रुपए। 2000 इंटू 1000 रुपीज। इस पे इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन एरियाज एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। तो उसका जो कूपन रेट है जिसको इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो अब पड़ता है 6%। तो 6% ऑफ 20 लाख कितना आ जाएगा, 1,20,000 पर एनम। 3 साल का है, तीनों साल में 1,20,000, 1,20,000 ईयर 2 में और 1,20,000 ईयर 3 में पे करना है। अब इसके अंदर ये तो हो गया प्रिंसिपल लायबिलिटी, 3 साल का है तो 3 साल के बाद 20 लाख रुपए भी देने हैं। ईयर 1 के अंदर इंटरेस्ट देना है 1,20,000, ईयर 2 में भी इंटरेस्ट देना है 1,20,000, और ईयर 3 में भी इंटरेस्ट देना है 1,20,000। तो मेरा प्रिंसिपल लायबिलिटी भी है जो है 20 लाख रुपीज, और मेरा इंटरेस्ट लायबिलिटी भी है जो है 1.2 लाख रुपीज एवरी ईयर जो पे करना है। तो गाइस ये तो पोर्शन मेरा बन गया लायबिलिटी कंपोनेंट। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन क्या है, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल एट एनी टाइम अप टू मैच्योरिटी इनटू 250 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो यहाँ पर बॉन्ड, क्योंकि मेरे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, मेच्योरिटी टाइम तक उसके पास राइट है कि ये बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, हर एक बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 250 ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि 2000 इंटू 250 मेरे को शेयर्स इशू करने हैं। When the bonds are issued, the prevailing market interest for similar debt, ऐसे ही और जो मार्केट में रेट चल रहा है विदाउट कन्वर्जन, अगर मैं ऑप्शंस देखता हूँ, अगर उसमें ऑप्शंस नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है कि खाली बॉन्ड इशू करें जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, तो उस पे रेट क्या चल रहा होता है मार्केट में 9% का। और एंटिटी जब इसको इशू करती है तो उसके इशू एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 लाख रुपीज के। तो आइए इसको एक बारी एक्सेल में समझते हैं कि लायबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आती है और इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू कैसे हम अराइव करते हैं। तो आइए गाइस एक बारी एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू समझते हैं कि वैल्यू कैसे अराइव होगी। ये हमने टेम्पलेट पहले से ही बना रखा है, इसमें हम फिगर पंच करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो लायबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू कैसे आएगी और इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू कैसे आएगी। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारा जो है एक बॉन्ड होगा वो 2000 बॉन्ड्स इशू करेंगे और हर एक बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपीज। तो मेरा टोटल प्रोसीड्स कितना आएगा, 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख को मैं यहाँ पर टोटल प्रोसीड्स में डालने जा रहा हूँ। सो गाइस मेरा टोटल प्रोसीड्स कितना था, 20 लाख। मेरा मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज अ होल का टोटल वैल्यू कितना था, 20 लाख रुपीज। थर्ड स्टेप में हमें क्या आइडेंटिफाई करना था कि मेरा जो लायबिलिटी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। उसमें लायबिलिटी कंपोनेंट को मैं टोटल प्रोसीड्स में से माइनस करूंगा तो मेरा इक्विटी बैलेंस आ जाएगा। तो आइए एक बारी समझते हैं कि मेरा लायबिलिटी का जो वैल्यू है वो कैसे आएगा। तो लायबिलिटी में क्या होगा, मेरे 3 इयर्स थे, 3 इयर्स में मुझे 1,20,000 ईच तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना था, और थर्ड ईयर में जाके मेरे को 20 लाख रुपीज और वापस करने थे, राइट। तो अब इसमें अगर मैं वैल्यूज डाल दूंगा ईयर 1 में 1,20,000, 1,20,000, इधर भी 1,20,000 प्लस 20 लाख रुपीज, और उसको अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर जो कि इस केस में मेरा 9% था, तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो आइए एक बारी उसको पंच करते हैं फिर उसको। सो 1,20,000 का फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर में भी 1,20,000 का इंटरेस्ट होगा,
और थर्ड ईयर में भी 1,20,000 का इंटरेस्ट होगा प्लस 20 लाख रुपीज का मेरा जो बॉन्ड की वैल्यू थी वो भी आएगी इसके अंदर। तो मेरे टोटल लायबिलिटी कितना हो गया? टोटल लायबिलिटी हो जाएगा 23 लाख रुपीज, 23.6 लाख रुपीज। अब इसमें डिस्काउंट फैक्टर कैसे लगाएंगे? हमारा डिस्काउंट फैक्टर क्या था? 9%। तो मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं? 9%। तो अगर मैं इसको 9% कैसे था? हमारे एग्जाम्पल में था कि मार्केट में और जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं जिसपे कन्वर्टेबल कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं था, उसका परसेंटेज कितना था? 9%। तो 9% को ईयर 1 का अगर मैं फैक्टर लूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू द पावर 1, तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा रेज टू द पावर 2, और थर्ड ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा रेज टू द पावर 3। तो ये मेरे ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, ईयर 2 का और ईयर 3 का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। अब इसमें से मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे? कैश फ्लो का अमाउंट इनटू मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो फर्स्ट लाख जो 1,20,000 था उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 1,10,000 रुपीज। ऐसे ही हम ईयर 2 के डिविडेंड का निकालेंगे। ईयर 2 के डिविडेंड का क्या होगा? इंटरेस्ट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के ईयर 2 का इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया? 1,01,002। ऐसे ही हम अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के ऊपर थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे, तो वो मेरा वैल्यू आ जाएगा 16,37,029 का। और मेरी टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो मैंने 20 लाख रुपए की प्रोसीड्स लिए हैं, जिसपे मुझे 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में पे करना है, उसका आज का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18.48 लाख रुपीज का। अब ये था मेरा वो टोटल लायबिलिटी कंपोनेंट आ गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? फेयर वैल्यू चेक करनी थी कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू क्या थी? वो थी 20 लाख रुपीज। सेकेंड स्टेप में क्या करना था कि लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे आएगा उसकी वर्किंग करनी थी। तो ये हमने वर्किंग कर लिया, कैश फ्लोज इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के टोटल वैल्यू का आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? वो है 18.48। थर्ड स्टेप में क्या था कि जो भी बैलेंसिंग फिगर रह जाएगा वो मेरा इक्विटी कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसमें मेरा बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पर 18.48 इसमें से हटा देता हूं तो मेरा 1.51 लैक्स का मेरा इक्विटी का फिगर आ जाएगा। तो हमने क्या इशू किया था? बॉन्ड 2000 बॉन्ड इशू किए थे 1000 के रेट पर। तो मेरा टोटल वैल्यू इंस्ट्रूमेंट का कितना था? 20 लाख रुपीज। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो हमने रीपे करना है उसकी आज की वैल्यू कितनी आ गई थी? 18.48। तो 18.48 मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट हो गया, क्योंकि इक्विटी मेरा रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है, मतलब बैलेंसिंग फिगर होता है। तो टोटल में से मैंने इक्विटी लायबिलिटी का कंपोनेंट हटाया, तो मेरा क्या आ गया? इक्विटी प्राइस। अब देखते हैं कि मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट भी मेरे पास आ गया जो कि है 18.48 लाख, और मेरा इक्विटी कंपोनेंट भी आ गया जो है 1.5 लाख रुपीज। तो ये टोटल हो गया मेरा 20 लाख रुपीज। इसके अलावा एग्जाम्पल में क्या था? एग्जाम्पल में था कि हमने कुछ इशू एक्सपेंसेस भी किए थे, वो थे 1 लाख रुपीज के। तो 1 लाख रुपीज अगर मैं नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट वैल्यू निकालना चाहूंगा मेरी लायबिलिटी का और इक्विटी का, तो वो कैसे आता है? लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में इस 1 लाख का मैं प्रोरेटा में डिवाइड कर दूंगा बिटवीन लायबिलिटी एंड इक्विटी, और उसका नेट बैलेंस निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे हम? 1 लाख रुपीज तो मेरा टोटल अमाउंट था, ये 1 लाख। अब प्रोरेटा कैसे निकालूंगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू 18 लाख जो लायबिलिटी कंपोनेंट है, तो इसका प्रोरेटा शेयर आ जाएगा। ऐसे ही 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू 1.5 लाख निकालूंगा तो मेरा प्रोरेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आ जाएगा इक्विटी कंपोनेंट के अगेंस्ट। तो आइए एक बार इसको निकाल के देखते हैं। तो मेरा 1 लाख में से 92,406 का अमाउंट आ गया प्रोरेटा शेयर ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट। अगर 1 लाख में से मैं
92,000 हटा दूंगा तो मेरा 7,594 आ जाएगा इक्विटी कंपोनेंट का शेयर। अब अगर इसको मुझे नेट वैल्यू निकालनी है तो 18.48 में से अगर मैं 92,406 हटा देता हूं तो ये मेरा नेट वैल्यूज आ जाएंगी इक्विटी कंपोनेंट की भी और लायबिलिटी कंपोनेंट की। 20 लाख मेरा टोटल प्रोसीड्स था, उसमें 1 लाख रुपीस मेरे इशू एक्सपेंसेस हो गए थे, तो नेट मेरे पास क्या था 19 लाख का वैल्यू था। अब 19 लाख में से 17.55 नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरा बना लायबिलिटी कंपोनेंट और 1.44 लाख बना मेरा इक्विटी कंपोनेंट जो कि है नेट ऑफ माय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आईआरआर का। आईआरआर मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आइए वो भी एक बारी कंप्यूट करते हैं कैसे होता है। तो मेरा कैश फ्लोज जो था वो आ जाएगा मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट का, ये सिर्फ हम लायबिलिटी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। 17.55 जो हमने निकाला था वो तो मेरा पोर्शन था जो मेरा 19 लाख हाथ में आया था 20 लाख में से 1 लाख हटाने के बाद, तो आज की डेट पे ये आया था। मेरे को पे क्या करना है, फर्स्ट वाले ईयर में 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में भी 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर में प्रिंसिपल प्लस 1,20,000। तो इसका मेरा टोटल वैल्यू कितना हो गया 6,04,284। अब इसमें आईआरआर कैसे निकालते हैं, ये एक्सेल में बहुत इजीली कंप्यूट हो जाता है। इज इक्वल टू आईआरआर और जो भी मेरे ये कैश फ्लोज है उसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरा एक आईआरआर का परसेंटेज आ जाएगा जो कि बना 10.998%। अब ये मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया इफेक्टिव ईआईआर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये रेट वो होती है कि अगर मैं इन पोर्शंस पे जो मेरे को पे करना है ईयर 1, 2, 3 में, अगर मैं उस पर अप्लाई करूंगा तो थर्ड ईयर में जाके मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। वो कैसे होगा एक बार ही समझते हैं। ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना था 17,55,000 रुपए। इस पे मेरे को 0 ईयर में जब मैंने इशू किया था तब कुछ पेमेंट नहीं करना था और ना ही मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करना था। तो ओपनिंग बैलेंस माइनस पेमेंट प्लस इंटरेस्ट मेरा 17,55,000 रुपए की वैल्यू आ गई। अब ईयर 1 के एंड पे यही मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 17,55,000 रुपए। अब इस 17,55,000 पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, वो कितना अमाउंट था 1,20,000 रुपीज का, तो वो आ गया 1,20,000 रुपीज का। इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा 17.55 लाख इंटू 10.998% जो मैंने आईआरआर इसके अंदर निकाला था। तो आइए देखते हैं वो अमाउंट कितना होगा 17 लाख इंटू 10.998% जो कि मेरा आ गया 1.93 लाख। अब सेम फॉर्मूला अगर मैं कॉपी करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 18.28 यानी कि 17.55 माइनस 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट। अब ये सेकेंड ईयर में जाके फिर से मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 18.28। अब 18.28 आ गया ओपनिंग बैलेंस। साल के एंड में पे क्या करना है मुझे अगेन 1,20,000 रुपीज का इंटरेस्ट। अब इस साल में भी अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा 18.28 इंटू 10.998 तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 18.28 इंटू 10.998 जो कि आ गया 2,01,000। मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 19.09 लाख। थर्ड ईयर में मुझे पेमेंट कितना, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 19 लाख का और मेरे को पेमेंट क्या करनी है 21,20,000 यानी कि 20 लाख प्रिंसिपल और 1,20,000 इंटरेस्ट का अमाउंट। तो पेमेंट इतना बन जाएगा 21,20,000। इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 19 लाख के ऊपर 10.99% जो कि आ जाएगा 2,10,056। अब अगर मैं इसको क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा तो वो मेरा थर्ड ईयर के एंड पे जाके क्लोजिंग बैलेंस निल हो जाएगा क्योंकि मेरा टर्म कितना था 3 इयर्स का। आईआरआर वो रेट होता है जो मैं अप्लाई करूंगा प्रिंसिपल पोर्शन पे और उसमें से इंटरेस्ट और पेमेंट जो भी मेरे को करनी है वो हटाऊंगा
तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस जाके वो 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं EIR मेथड, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो इसमें क्या हो गया, मेरा IRR भी आ गया और मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ गया। अब मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करो फेयर वैल्यू ऑफ द होल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो की थी 20 लाख रुपए। फिर था लायबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू अराइव करो, जो हमने देखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय लायबिलिटी, वो आ गया था 18.48 लाख रुपीस का। 18.48 लाख को जब 20 लाख में से डिडक्ट किया तो मेरे पास इक्विटी का पोर्शन आ गया। इक्विटी का पोर्शन आ गया, लायबिलिटी का पोर्शन आ गया, तो फिर उसमें से हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो 1 लाख था वो हटा दिया। अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आता तो ये पोर्शन मेरा 0 हो जाता और मेरा नेट बैलेंस जो है वो ग्रॉस बैलेंस के बराबर आ जाता। अब ये जो 19 लाख है, इसका हमने ये भी देख लिया कि रीपेमेंट शेड्यूल जिसको बोलते हैं वो ऐसे बनेगा हमारा EIR कंप्यूट करके। अब एक बारी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे आएगी। मेरे पास नेट, इसमें हम बात कर रहे हैं एंट्री फॉर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में मेरा टोटल कितना वैल्यू था, 20 लाख माइनस 1 लाख जो था 19 लाख रुपीज। तो 19 लाख तो मेरे पास पैसा आया, तो वो हमने कर दिया डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, लायबिलिटी कंपोनेंट जो कि है मेरा 17.55 लाख नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इक्विटी है नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1.44 लाख रुपीस। तो ये मेरी जर्नल एंट्री इससे कंप्लीट हो जाती है। सो गाइज, ऐसे हम लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो अब वापस चलते हैं एक बारी अपनी प्रेजेंटेशन पे। एक बारी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक लायबिलिटी का और एक इक्विटी का। स्प्लिट अकाउंटिंग हमने जैसे अभी देखा था कि लायबिलिटी का वैल्यू कैसे निकलता है और इक्विटी का वैल्यू कैसे निकलता है। ये मेरे थोड़े से एग्जांपल्स हमने दिए थे। कन्वर्टेबल बॉन्ड का हमने डिटेल में एग्जांपल भी समझा कि प्रिंसिपल रिडेम्पशन और इंटरेस्ट जो पेमेंट करनी होती है वो मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट होगा, और जो बैलेंसिंग फिगर जो ऑप्शन दिया जा रहा है कन्वर्ट होने का वो मेरा इक्विटी होगा, जिसका हमने रेसिडुअल इंटरेस्ट निकाल के देखा था। ऐसे ही मेरा प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन होगी तो मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट होगा, और डिस्क्रिशनरी डिविडेंड जो उसमें दिए हुए वो मेरा इक्विटी कंपोनेंट होगा था। हमारे 4 स्टेजेस थे। पहला था कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं कंपोनेंट्स क्या हैं, जो हमने एग्जांपल में आइडेंटिफाई भी किया, लायबिलिटी कितने है और इक्विटी क्या है। फिर हमने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज अ होल का फेयर वैल्यू कितना है, जो था 20 लाख रुपीस। फिर हमने देखा फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट कितना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वो आ रहा था 18.48 लाख रुपीस। फिर हमने उसको टोटल में से माइनस करा तो मेरा रेजिडुअल इक्विटी कंपोनेंट कितना आ गया था, 1.5 लाख रुपीस। तो गाइज, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऐसे हम इसको एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जर्नल एंट्री कैसे होगी, और अमाउंट्स अराइव कैसे होंगे लायबिलिटी के और इक्विटी के। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर मोर सच सेशंस प्लीज स्टे ट्यून्ड।